नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 साल पूरे, राष्ट्र अमर बलिदानियों को कर रहा है नमन। उपराष्ट्रपति ने जलियांवाला बाग जाकर दी शहीदों को श्रद्धांजलि, स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। राष्ट्रपति ने भीषण नरसंहार को बताया सभ्यता पर कलंक, कहा कभी भूल नहीं सकते बलिदान का वो दिन। प्रधानमंत्री ने भी शहादत को किया याद। कर्नाटक की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री का विपक्ष पर निशाना, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सबूत मांगने वालों पर उठाए सवाल। तमिलनाडु में भी रैली को किया संबोधित, कहा विपक्ष के पास मोदी हटाओ एकमात्र एजेंडा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की यूपी के शाहजहांपुर और बदायूं में रैली। बदायूं में एसपी बीएसपी गठबंधन पर साधा निशाना। शाहजहांपुर में कहा कमजोर विपक्ष देश की रक्षा नहीं कर सकता। एसपी बीएसपी गठबंधन ने भी बदायूं में रैली की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की कर्नाटक में चुनावी जनसभाएं। निजी कंपनी को मिली कर छूट को राफेल सौदे से जोड़ना गलत। मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान। कांग्रेस ने उठाए थे सवाल। और देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है रामनवमी का पावन पर्व। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से मिलती है, उनके दिखाए मार्ग पर चलने की प्रेरणा। और बुलेटिन में अब खबरें लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। और आइए सीधा रुख करेंगे बेंगलुरु, जहां पे प्रधानमंत्री एक चुनावी रैली को संबोधित कर रही हैं। धमाके होते थे, देश के अलग अलग कोने में होते थे, लगातार होते थे, लेकिन धमाके के बाद कांग्रेस क्या करती थी? क्या करती थी? अपने गृह मंत्री को बदल देती थी, होम मिनिस्टर को बदल देती थी और खुद सारा मटका किसी एक पर फोड़ करके चुप होकर के बैठ जाते थे। लेकिन मोदी गृह मंत्री नहीं बदलता है, मोदी तौर तरीके बदलता है। लेकिन आपके इस चौकीदार ने आतंकियों के अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का कड़ा फैसला लिया। भारत की ये नई रीति और नई नीति कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। साथियों, भारत ने स्पेस में सैटेलाइट को हिट करने की अपनी कैपेबिलिटी का टेस्ट किया और ताकत देखिए, प्रति सेकंड 10 किलोमीटर से सैटेलाइट घूम रहा था और प्रति सेकंड 10 किलोमीटर से हमारी मिसाइल जा रही थी और एक बिल्कुल 3 मिनट के भीतर भीतर हमने निशाना पार कर दिया। भाई, भारत ये काम करने वाला दुनिया का चौथा देश बना। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको इसका गर्व न हो? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हमारे वैज्ञानिकों के प्रति आदर हुआ कि ना हुआ? मोदी के निर्णय पर आपको भरोसा हुआ कि नहीं हुआ? और इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के मंगलुरु और तमिलनाडु में भी कई जनसभाओं को संबोधित किया।
लोकसभा चुनाव का पहला चरण समाप्त होने के बाद बाकी चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता देश भर में रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दक्षिण भारत के तमिलनाडु और कर्नाटक में रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मंगलुरु में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सबूत मांगने वालों पर सवाल उठाए। जब भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारता है तो ये पूरी पलटन, ये महामिलावटी लोग सेना के पराक्रम पर भी सवाल उठाने के लिए आगे आ जाते हैं। ये लोग इतने नीचे गए हैं कि देश के सेनाध्यक्ष को भी गली का गुंडा कहते हैं, गली का गुंडा। इन्होंने शर्म करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामनाथपुरम में भी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, वो सिर्फ मोदी हटाओ के एकमात्र एजेंडे पर काम कर रहे हैं। Congress, DMK and their Mahamilavat alliance had no vision for mission for the nation. Their only glue is hatred for Modi. Day and night they say one thing, remove Modi, remove Modi, remove Modi. और इससे पहले प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के थेनी में भी रैली को संबोधित किया। रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में लोगों ने डीएमके और कांग्रेस का अंत करने का मन बना लिया है। उन्होंने महागठबंधन को मिलावटी बताया। साथ ही कहा कि महामिलावटी देश के विकास के लिए काम नहीं कर सकते। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार और मैसूर में चुनावी रैली को संबोधित किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार गरीबों को पैसा देगी। गरीबों के खाते में हर साल 72,000 रुपए यानी कि 5 साल में 3,60,000 रुपए दिए जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के बदायूं और शाहजहांपुर में रैलियों को संबोधित किया। अमित शाह ने बदायूं में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कमजोर विपक्ष देश की रक्षा नहीं कर सकता है। ये लोग करेंगे, आप मानते हैं ये गठबंधन वाले देश की रक्षा कर सकते हैं क्या? अरे मित्रों, अभी पुलवामा में हमला हो गया। 10 साल तक पहले कांग्रेस की सरकार थी, ये मायावती और अखिलेश का समर्थन था। सपा बसपा कांग्रेस की सरकार थी। 10 साल तक ये आलिया मालिया जमालिया देश में घुस जाते थे और आतंक गिराते थे, कोई जवाब दिया नहीं गया। अमित शाह ने शाहजहांपुर में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब पुलवामा हमले का हमने बदला लिया तो बुआ भतीजा की जोड़ी सदमे में आ गई थी। एक तो पाकिस्तान में मातम था, छातियां पीट रहे थे, पीटनी ही चाहिए उनको तो, और दूसरा ये बुआ भतीजा के घर में मातम था, बुआ भतीजा के। इनके चेहरे देखे उनके साफ सुन गया, हंस नहीं पाते। मायावती जी कहती है शादी दी दो, साथ से दो। अखिलेश कहते हैं तो क्या हुआ, नकली स्ट्राइक हुई है। ये राहुल बाबा के गुरु सैम पित्रोड़ा कहते हैं इन पर क्यों बम गिराते हैं, उनसे बातचीत करिए, उनको समझाइए, उनको फुसलाइए। मुझे बताओ, शाहजहांपुर के शहजादों जो 40 जवानों को मार गिरा, इस पर बम गिराना चाहिए या बात करनी चाहिए? उत्तर प्रदेश के बदायूं में आज एसपी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन की रैली हुई। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कहा कि मोदी सरकार ने जो अच्छे दिन लाने के वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। महागठबंधन की रैली को अखिलेश यादव और अजीत सिंह ने भी संबोधित किया। गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं
किसानों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जनता लोकसभा चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस को अपना वोट न देकर उनकी पार्टी को वोट दे। उन्होंने कहा कि जो क्षेत्रीय पार्टियां जहां पे मजबूत हैं, लोग उसे ही वोट करें। और सीपीएम खाली केरला में कुछ है और हिंदुस्तान में कोई भी नहीं है, और कांग्रेस वो भी नहीं कर पाएगा। थोड़ा थोड़ा स्टेट में जिसमें उसका है उसमें उसको करने दो, हमारा कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिधर में हम है स्ट्रांग, क्यों आप कांग्रेस को वोट देंगे? जिधर में चंद्रबाबू नायडू है और जो रीजनल पार्टी है, क्यों आप और किसी को वोट देंगे? ऐसा हम चाहते हैं बिहार में लालू जी आगे बढ़े, हम चाहते हैं यूपी में मायावती जी, अखिलेश यादव, अजीत सिंह आगे बढ़े, हम चाहते हैं तमिलनाडु में जो रीजनल पार्टीज है आगे बढ़े। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू आज दिल्ली में चुनाव आयोग में शिकायत लेकर पहुंचे और उन्होंने गुरुवार को राज्य में हुए मतदान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी के बारे में शिकायत की। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उसे कम से कम 50% मतों का वीवीपैट मशीन से मिलान करना चाहिए, जिससे उसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए एक और लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में 18 उम्मीदवारों के नाम हैं। कांग्रेस ने हरियाणा के सुरक्षित अंबाला सीट से कुमारी शैलजा को टिकट दिया है, जबकि रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को उम्मीदवार बनाया गया है। सिरसा से अशोक तंवर को कैंडिडेट बनाया गया है। फरीदाबाद से ललित नागर और गुरुग्राम से कैप्टन अजय सिंह यादव प्रत्याशी बनाए गए हैं। और अब कुछ और खबरें। निजी क्षेत्र के अलग अलग फील्ड के 9 पेशेवरों को केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव बनाया जा रहा है और इन्हें सरकारी सेवा में लैटरल प्रवेश प्रक्रिया के जरिए सीधा प्रवेश दिया गया है। सरकार का ये कदम महत्वपूर्ण नीतियों के बनाने और बेहतर अमल के लिए पेशेवरों को शामिल करने के बदलाव के तौर पर है। ये पहली बार है कि निजी क्षेत्र से इतनी बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को सरकारी विभागों के महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया जा रहा है। संघ लोक सेवा आयोग ने 9 गैर सरकारी पेशेवरों की केंद्र सरकार के विभागों में नियुक्ति के लिए चयन किया है। इन्हें संयुक्त सचिव बनाया गया है। सरकारी विभागों में जिन विशेषज्ञों को नियुक्ति मिली है उनमें कोकली घोष, जिन्हें कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में नियुक्त किया गया है। अंबर दुबे को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में नियुक्त किया गया है। वहीं राजीव सक्सेना को आर्थिक मामलों के विभाग, दिनेश दयानंद जगदाले को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में और सुजीत कुमार वाजपेयी को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में नियुक्ति मिली है। वाणिज्य विभाग में अरुण गोयल, वित्तीय सेवा विभाग में सौरभ मिश्रा, सड़क परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में सुमन प्रसाद सिंह और शिपिंग मंत्रालय में भूषण कुमार को नियुक्ति मिली है। चुने गए विशेषज्ञ केंद्र सरकार के लेटरल एंट्री के नियमों और शर्तों के तहत संबंधित विभागों में अपनी सेवा देंगे। उन्हें संयुक्त सचिव स्तर की तनख्वाह और सुविधाएं दी जाएंगी। जून 2018 में लेटरल एंट्री के तहत ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर पर नियुक्तियों के लिए आवेदन जारी किए थे। यूपीएससी ने 3 स्तर चयन प्रक्रिया के जरिए इनका चयन किया है। अधिकतर संयुक्त सचिव पद पर अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि निश्चित अवधि के अनुबंध पर लेटरल एंट्री के जरिए विशेषज्ञों को सिस्टम में शामिल किए जाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रक्षा मंत्रालय ने एक निजी कंपनी को फ्रांस सरकार की ओर से कर में छूट दिए जाने को लेकर उठे सवाल पर बयान जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि इसे राफेल विमान सौदे के साथ जोड़ना गलत और भ्रामक है।
मीडिया में रिपोर्ट आने के बाद मंत्रालय ने इसका संज्ञान लिया है। मंत्रालय ने कहा कि न तो कर में छूट की अवधि और न ही कर में छूट के मुद्दे का राफेल सौदे से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। और देश आज जलियांवाला बाग के शहीदों को याद कर रहा है। आइए देखते हैं उनसे जुड़ी खबरें। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 साल पूरे हो गए। इस मौके पर देश भर में शहीद हुए सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में आज हुए विशेष कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने शिरकत की। उन्होंने जलियांवाला बाग स्मारक जाकर अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति ने जलियांवाला बाग त्रासदी के 100 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। और इस अवसर पर उपराष्ट्रपति को स्मारक के पुनरुद्धार, विकास और विस्तार परियोजनाओं की जानकारी भी दी गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से आयोजित फोटो प्रदर्शनी को भी उन्होंने देखा। प्रदर्शनी के 45 पैनलों में जलियांवाला बाग त्रासदी के विभिन्न ऐतिहासिक पहलुओं जैसे कि तत्कालीन समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरें, महात्मा गांधी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पत्रों को प्रदर्शित किया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 साल पूरे होने पर 100 रुपए का एक विशेष सिक्का जारी किया। इसके अलावा विशेष तरह का डाक टिकट भी जारी किया गया। अब हम निवेदन करेंगे माननीय राष्ट्रपति जी से कि स्मारक डाक टिकट को भी जारी किया जाए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्मारक में अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। उपराष्ट्रपति ने इसके बाद विजिटर्स बुक में संदेश लिखा। कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर, संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री अरुण गोयल भी मौजूद थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की 100वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके कहा कि 100 साल पहले आज ही के दिन हमारे प्यारे स्वाधीनता सेनानी जलियांवाला बाग में शहीद हुए थे। वो भीषण नरसंहार सभ्यता पर कलंक है। बलिदान का वो दिन भारत कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि उनकी पावन स्मृति में जलियांवाला बाग के अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 साल पूरे होने पर शहीदों को याद किया। उन्होंने ट्वीट किया कि ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने निर्ममता से असहाय, निहत्थे, अपराध नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाकर मानव इतिहास में सदा के लिए एक जघन्य रक्त रंजित अध्याय जोड़ दिया। आधिकारिक संख्या के अनुसार सैकड़ों नागरिक हताहत हुए। उन्होंने कहा कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आजादी का मूल्य शहीदों ने अपने प्राणों से चुकाया है। जलियांवाला बाग नरसंहार के 100 साल पूरा होने के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने समाचार पत्रों में आलेख भी लिखे हैं। उपराष्ट्रपति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की पीड़ा शीर्षक से लिखे लेख में उन्होंने कहा है कि आज मानव इतिहास के एक जघन्य हत्याकांड और भारत में अंग्रेजी हुकूमत के सबसे काले अध्याय जलियांवाला बाग हत्याकांड की 100वीं बरसी है। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के आदेश पर जलियांवाला बाग में एकत्र हजारों मासूम भारतीय नागरिकों की भीड़ पर गोलियां चलाई गईं। सैकड़ों की संख्या में निर्दोष नागरिक हताहत और गंभीर रूप से घायल हुए। इस घटना ने देश के स्वाधीनता आंदोलन की दिशा को ही बदल दिया। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना के बाद आज भारत विश्व में और आगे बढ़ चुका है। महात्मा गांधी ने विश्व को ये दिखाया है कि कैसे शांति और अहिंसा के सामने विश्व की सबसे ताकतवर औपनिवेशिक सत्ता ने भी घुटने टेक दिए। निसंदेह उपनिवेशवाद का दौर अब गुजर चुका है।
फिर भी ये जरूरी है कि हम इतिहास से सबक सीखें और मानवता के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जलियांवाला बाग नरसंहार में शहीद हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वीरता और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। भारतीय इतिहास की सबसे क्रूर घटनाओं में से एक है जलियांवाला बाग नरसंहार, जब भोली भाली निर्दोष निहत्थी जनता पर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने क्रूरता की सारी हदें पार कर इन पर गोलियों की बौछार कर दी। दरअसल देश की आजादी के लिए चल रहे आंदोलनों को रोकने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, लेकिन इस हत्याकांड के बाद हमारे देश के क्रांतिकारियों के हौसले कम होने की जगह और मजबूत हो गए। 13 अप्रैल 1919 भारतीय इतिहास में दर्ज एक काला अध्याय। इस दिन सैकड़ों बेकसूर मासूम लोगों को एक वहसी जनरल डायर की बर्बरता के चलते अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दरअसल साल 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कई तरह के कानून देश में लागू किए गए थे, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ स्वाधीनता संग्राम को दबाना था। इन्हीं कानूनों में से एक था फरवरी 1919 में पारित रॉलेट एक्ट। दरअसल अंग्रेज आजादी के आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के नाम पर भारतीयों के मौलिक अधिकारों को खत्म करना चाहते थे। अंग्रेजी हुकूमत के इस कानून ने भारतीय जनता में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया। अमृतसर शहर में भी 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल की गई, जिसमें रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया। रॉलेट एक्ट के विरोध में हुए आंदोलन में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी से डरकर ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया। इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के लोगों ने बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किए। इस दौरान हिंसा की घटनाएं भी हुई। हालात को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के कई शहरों में मार्शल लॉ लगा दिया और अमृतसर की कमान ब्रिगेडियर जनरल डायर को सौंप दी। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का पर्व धूमधाम से पूरे पंजाब में मनाया जा रहा था। पूरा पंजाब झूम रहा था। इस दिन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास स्थित जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था। जब सभा चल रही थी तभी जनरल डायर ने ब्रिटिश सैनिकों के साथ वहां पहुंचकर निहत्थी जनता को बिना कोई चेतावनी दिए उन पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। 10 मिनट तक निर्दोष भीड़ के सीने छलनी होते रहे। मुख्य दरवाजे को कायर जनरल ने पहले ही बंद करवा दिया था, जबकि बाग के चारों तरफ 10 फीट ऊंची दीवारों को कोई फांद भी नहीं सकता था। ऐसे में लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस बाग में बने एक कुएं में सैकड़ों लोग कूद गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 379 लोगों की मौत हुई, जबकि हकीकत में मरने वालों की संख्या इससे कई गुना ज्यादा थी। हजारों लोग घायल हुए। इस जघन्य घटना से पूरा देश स्तब्ध रह गया। इसके विरोध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकी नाथ बोस ने अंग्रेजों द्वारा दी गई राय चौधरी की उपाधि त्याग दी। हालांकि जहां इस क्रूर घटना की निंदा देश और दुनिया भर में हुई, वहीं तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इस घटना के मुख्य आरोपी जनरल डायर को सही ठहराया। लीना शर्मा और आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और देश भर में रामनवमी का पावन पर्व आज पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक आज ही के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। आज सुबह से ही मंदिरों में दर्शन और पूजा के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह से लोग पूजा अर्चना में लगे हैं, वहीं मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। इस मौके पर पवित्र नदियों के तट पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया है कि भगवान राम का जीवन स्वयं में एक संदेश है और हमें मन, विचार और कर्म से श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रपति ने कहा कि इस अवसर पर राष्ट्र सेवा का और समाज में भाईचारे का वातावरण बनाने का संकल्प लें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रामनवमी के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि भगवान राम उदारता, न्याय, साहस और करुणा जैसे सद्गुणों का साक्षात मूर्त स्वरूप थे। आजन्म सत्य, माता पिता के सम्मान, दया और जीव मात्र से स्नेह जैसे आदर्शों को उन्होंने जिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम आदर्श राजा थे। न्याय, सुशासन और जन कल्याण के प्रति उनका दृढ़ संकल्प आज भी हमारे लिए अनुकरणीय आदर्श है। ये पर्व हमें उस पथ पर प्रशस्त करे जो उनके उदात्त आदर्शों से आलोकित हो। हम उस विश्व का निर्माण कर सकें जो उनके आदर्शों पर निर्मित हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रामनवमी के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।